तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 4 है ना। तो यहाँ पे इन टेक्स्ट और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, पेज नंबर 243 पे चले जाओ। पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी का गुड सोर्स क्या होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी फीसेबल प्राइस का, महंगा नहीं होना चाहिए। स्टोरेज आसानी से, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से, अवेलेबल ईजिली हो, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और मास जो होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। इसको साइंटिफिक वे में कैलोरीफिक वैल्यू के बोलते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, दूसरे तरीके से बोलने का तरीका। गुड फ्यूल की क्या ख़ास बात होती है कि वो ईजिली अवेलेबल हो और उसकी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जब बर्न करा जाए। इफ़ यू कुड यूज़ इन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो हीटिंग के लिए या कुकिंग के लिए नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं। ईज़ी टू यूज़ है, ईज़िली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाएगी, इनफ्लेमेबल है ना, यानी आग पकड़ देती है, धुआं नहीं छोड़ती, ठीक है। बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 248 में। थोड़ा रुकना। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल जो है, एक तो बहुत टाइम लगाते हैं, पता है। चलो वो तो छोड़ो, वो बात की बात है, मगर पहला है स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, है ना। एयर में बहुत पॉल्यूटेंट्स को लेते हैं, रिलीज़ करते हैं। गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जानी जाती है, वो तक प्रोड्यूस होती है। और सॉइल फर्टिलिटी एंड पोर्टेबल वाटर इज़ अफेक्टेड बाय ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। देखो फॉसिल फ्यूल से जो भी रेजिड्यू निकलेंगे वो या तो एयर में जाएंगे या सॉइल में, और अल्टीमेटली अगर एयर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एसिड रेन होके फिर सॉइल में चले जाएंगे। तो इकोसिस्टम तो इफ़ेक्ट हो ही रहा है कहीं ना कहीं से, है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे कि वाई आर बी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि हर सोर्स में कोई ना कोई कमी है, मतलब जनरली देखा जाए जो हमारे पास सोर्स हैं वो ज़्यादा फीसेबल नहीं है, उससे इन्वायरमेंट पे नुकसान हो रहा है ना। इसलिए हम ऐसे सोर्स ढूंढते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंपेयर कर सके, है ना। फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढते हैं, ठीक है, कि उनकी कंजप्शन ख़त्म ना हो। अच्छा, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी हैज़ मॉडिफाइड फॉर अवर कन्वेंशन। विंड मिल लगा दिए गए हैं विंड को यूज़ करने के लिए, विंड से एनर्जी निकालने के लिए। वाटर के लिए वाटरफॉल का की काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करने के लिए डैम्स लगा दिए गए हैं, टरबाइन को रोटेट करा जा रहा है, सर्टेन हाइट से फॉल कराया जा रहा है, वाटर को ठहरा के एक जगह पे फिर फेंका जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 253 पे आ जाओ। बोल रहे हैं कि अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, क्वेश्चन है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन मिरर में से कौन सा बढ़िया रहेगा सोलर कुकर के लिए। सोलर कुकर में क्या चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है। तो सोलर कुकर द हीट सोर्स इज सनलाइट फॉर हीटिंग को, है ना। तो द रीज़न वाई अ मिरर इज़ यूज एंड फोकस द सनलाइट एट वन पॉइंट, सो अ कॉनकेव मिरर कैन यूज इन सोलर कुकर, है ना। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या करता है वो, इनफाइनाइट से आई हुई लाइट को फोकस पे पास करता है। और फोकस पे क्या रखा है, हमारे चावल रखे हैं, चावल को ही तो वो करना है, कुक करना है ना। तो कॉनकेव मिरर, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर एक पॉइंट पे बढ़ जाता है और फूड कुक होता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशन। ओशन से एनर्जी निकालने की लिमिटेशन क्या है।
द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ एंड सन, द मून हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन टाइडल इफेक्ट. ठीक है, टाइडल इफेक्ट मून का इम्पैक्ट होता है. फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाई डैम रिक्वायरमेंट्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेव एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स आर रिक्वायर्ड. है ना, लहरें ज़्यादा तेज़ ना हो तो कभी कभार होता है लहरें तेज़ होती हैं, मगर अक्सर या बहुत सी जगहों में ज़्यादा तेज़ ना हो तो रिक्वायर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकल पाएगी. और ट्रैपिंग द ओशन थर्मल एनर्जी, देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस का. है ना. जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है ये आपको उसमें भी बताया था मैंने क्लास के टाइम पे, कि जो अर्थ से ऑब्टेंड होती है एनर्जी, अर्थ में जो हीट होती है तो हॉटस्पॉट होते हैं उन्हें, वो मॉल्टन रॉक्स होते हैं, वो अर्थ के क्रस्ट की ओर आ जाते हैं ना. एट द कोर ऑफ द अर्थ आर पुश टू द अर्थ क्रस्ट, कोर से क्रस्ट की ओर आते हैं. और हॉट स्प्रिंग जो होती है प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से हॉट स्प्रिंग और हॉट स्पॉट. है ना, हॉट स्पॉट जो होता है ऐसी जगह होती है, और हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वो वाटर वेपर्स होते हैं. तो उसकी वजह से हमारा टरबाइन रोटेट करता है और जियो थर्मल एनर्जी बनती है. वट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दूसरा, कोई पॉल्यूटेंट नहीं प्रोड्यूस होता. मैं रेडिएशन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ. है ना, सिर्फ एलिमेंट तो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है ना, वो दूसरी चीज़ है. यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है जो एयर पॉल्यूशन करते हैं जर्नली. फ्यूजन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम एनर्जी. सोच लो, है ना, इतनी एनर्जी. आ जाता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज पे. कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट? नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री. मगर सोलर सेल को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन फ्री कहते हैं. मगर जो उनके जो बनाने में उनको वो लगता है वो डैमेज देता है एनवायरनमेंट को. इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो डैमेज देता है. फ्यूजन के टाइम पे हैजार्डियस होता है ना. फ्यूजन के टाइम पे वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता. हैंस नो सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री. ठीक है, किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे में पॉल्यूशन हो ही रहा है. बोल रहे हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल. वुड यू कंसिडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी, वाई और वाई नॉट? डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है वो क्लीनर है सीएनजी से. और सीएनजी में खुद हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. तो कार्बन इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट इन सीएनजी. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज़ वेस्ट फ्री, और फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट प्रोड्यूस वेस्ट. तो हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के रूप में बहुत क्लीनर फ्यूल है. नेम टू एनर्जी सोर्स हम संभाल नहीं पाते, वरना हम भी यूज़ कर सकते हैं. है ना, इसको बनाने के लिए, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ले सकें, काफ़ी कॉस्ट लगेगी. इसलिए पेज नंबर 254 पे आ जाओ. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. क्वेश्चन कह रहा है कि नेम टू एनर्जी सोर्स दैट यू वुड कंसीडर टू बी रिन्यूएबल. कौन से सोर्स को रिन्यूएबल कह सकते हैं, यानी रिन्यू हो सकती है. फॉसिल फ्यूल जैसे क्या होते हैं, लिमिटेड है, मिलियन ऑफ टाइम लगाते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल में आ जाता है हमारा विंड और सन, सोलर. अगला है कि गिव द नेम ऑफ टू एनर्जी सोर्स दैट यू वुड कंसीडर टू बी एग्जॉस्टेबल. ठीक है, जो ख़त्म हो जाते हैं. लकड़ी हो गई, वुड हो गई, कोल हो गया, यही सब है ना. मैं इन पे बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्वियस है, और तुम मैंने चैप्टर में भी बता दिया है. ठीक है, फिर बोरिंग सा हो जाता है. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. कह रहे हैं कि सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन क्लाउडी डे. है ना, बाकी सब डे पे हम ले सकते हैं. जब धूप के सामने बादल आ जाएंगे तो कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी नहीं कोई किरणें, रेज पड़ेंगी नहीं, तो फिर क्या होगा, सोलर हीटर गर्म ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास. तो न्यूक्लियर एनर्जी साफ पता चल रहा है. मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट सोलर एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट डेराइव ऑफ सोलर एनर्जी. अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. है ना, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन से या फ्यूजन से बनती है, और यूरेनियम एटम बम्बार्ड होते हैं. ये सारी कहानी लिख रखी है. ठीक है. एनर्जी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज ट्रेमेंडस एंड कैन बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट.
बिना सनलाइट के भी चलेगा, है ना। और अच्छी बात यह है कि इवन सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके हीलियम बना रहे होते हैं, तभी इतना ज़्यादा गर्म होता है सूरज कि पीछे तक इतने प्लैनेट्स तक अपनी किरणें पहुंचा देना, है ना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड सन इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल धरती के क्रस्ट से मिलते हैं और रिमेन डेड, और डेड प्लांट्स वगैरह से बनते हैं ना, और ये नॉन रिन्यूएबल हैं और एग्जॉस्टेबल भी हैं। सोलर एनर्जी जो है अबंडेंट है और कितना भी यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो बायोमास क्या है, डेड प्लांट से बनता है ना। तो गोबर गैस वगैरह मीथेन बनाते हैं ना, जो हमने वो बनाया था, पिट बनाया था जिसके अंदर हम स्लरी डाल रहे थे, फिर माइक्रोब्स अटैक करते हैं, गैस रिलीज, वो सारे प्रोसेस समझा रखा है तुम्हें। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है वाटर में। जब वाटर गिरता है तो टरबाइन रोटेट करता है, बहुत बार हो गया। तो मगर एक बात दोनों में कॉमन है कि दोनों ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। बायोमास तुम कितना भी यूज़ कर लो, है ना, क्योंकि जो चीज़ बेकार पड़ी है, अब जैसे गोबर गैस हो गई, यानी गोबर हो गया, या फिर तुम वुड्स या ऐसी चीज़ें, कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अनलिमिटेड है एक तरह से, क्योंकि बेकार पड़ी चीज़ उसमें डाल देंगे तो क्या हुआ। और दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पानी तो ऊपर से ही गिरता है ना, उसके लिए हमें सालों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम विंड। विंड से, हाँ, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि भाई आखिर दिक्कत क्या है विंड से एनर्जी निकालने में, सही तो चल रहा है सब कुछ। तो लिमिटेशन ये है कि हमें विंड जो है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाहिए, तब जाके पंखा घूमेगा, है ना। और नंबर ऑफ विंड मिल जो हैं वो लार्ज एरिया कवर करते हैं। इतनी ज़मीन देगी सरकार, है ना। सरकार को छोड़ो, ये बताओ कि इतनी ज़मीन फीसिबल है कि नहीं बहुत सारे विंड मिल लगाने के लिए। सेकंड है वेव, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ओशन वेव चाहिए होगी। थर्ड है टाइड, तो टाइड, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम टाइड सन मून अर्थ शुड स्ट्रेट अलाइनमेंट एंड द टाइड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टाइड बहुत होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ वुड यू क्लासीफाई एनर्जी सोर्स एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो दोबारा बन सकते हैं, है ना, और इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे सोलर, टाइडल, विंड, बायोमास। नॉन रिन्यूएबल ये होते हैं जो बन ही नहीं सकते, लिमिटेड, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब विच डू नॉट रिप्लेनिश, है ना, एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं बन सकते। फॉसिल फ्यूल हो गए। एग्जॉस्टेबल पता ही है, जो ख़त्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं अगर तुमने ज़्यादा यूज़ कर दिया तो। कोल, पेट्रोलियम। इनएग्जॉस्टेबल यानी तुम कितना अंधाधुंध तुम इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा। सूरज की गर्मी को यूज़ कर लो जितना मर्जी, है ना। आठवां है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बार बता चुके हैं। इकोनॉमिक होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए इजीली, पॉल्यूशन फ्री, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एनर्जी हाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई प्रोड्यूस होनी चाहिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर क्या है। आर दे प्लेस वेयर सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। तो देखो, हीटिंग और सोलर कुकर इज़ सनलाइट, है ना, हीट ऑफ, सॉरी। तो ये जो है क्लीन और रिन्यूएबल रिसोर्स है, इन एग्जॉस्टेबल है, तो सब सही है, और अनलिमिटेड है, और हमारे पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई अब तुम्हारे यहाँ बारिश हो गई या फिर बादल आ रखे हैं, तब कैसे होगा, उस टाइम पे काम नहीं करेगा। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, व्हाट स्टेप सजेस्ट टू रिड्यूस कंजप्शन। ठीक है, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर इतनी एनर्जी की कंजप्शन होगी, तो डेफिनेटली पॉल्यूशन, है ना, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे। और कह रहे हैं व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस कंजप्शन, क्या कर सकते हैं हम अपनी तरफ से। तो तुम देखो, अबे यार ये कुत्ते भौंक रहे, 1 मिनट रुकना।
देखो, फॉसिल फ्यूल को कम करना, अपनी तरफ से मैं कह रहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करें तो ठीक है, अगर हम कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल हो, अपना बिजली का बिल बचाने के लिए कुछ लोग करते हैं, हम अपने देश की बिजली बचाने के लिए करेंगे, ठीक है। और हायर लेवल पे कैसे सोच सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ है ना, जैसे तुम गाड़ियाँ निकाल देते हो जगह जगह जाने के लिए, फैमिली के साथ घूमना है कहीं तो गाड़ी निकाल दी है, दोस्त के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देना तो गाड़ी निकाल दी, कार पुलिंग या फिर ऐसी करके चीज़ें, ये चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि एक आदमी करता है तो, एक आदमी हर घर से करता है तो सोच लो कितने करोड़ लोग कितना फ्यूल बचा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहीं पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद शायद एक और चैप्टर है हमारा, जो इसके बाद, उस चैप्टर के बाद चैप्टर 15 रह गया हमारा, और हमारी साइंस की पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिसको कोई चैप्टर स्किप हुआ है, कोई छूटा है, तो पीछे रखी हुई हैं सारी वीडियोस, देख लो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो कि पार्ट कौन सा वाला चल रहा है, कौन से पार्ट हैं, ठीक है। और हम मैथ्स के भी आखिरी चैप्टर पे होने वाले हैं, इसके बाद मैथ्स ही करेंगे, ठीक है। चलो फिर, या कर दिए हमने मैथ्स, मेरे को याद नहीं है कि कितने चैप्टर हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, बाय।